सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंग्लिश गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वीडियोस अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है एंडी दीक्षित। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक, एसएससी एंड मैनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और इंग्लिश बनी हुई है आप सभी के लिए परेशानी, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके काम आएंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वर्ब के बारे में। आपने वर्ब को पढ़ चुका होगा बहुत ही डिफरेंट तरीके से, कहीं पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कहीं पर सिंटैक्स और बहुत ही शॉर्ट तरीके से। मैं आपको वर्ब बताऊंगा बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल्स ऑफ द वर्ब, देन सिंपल जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इजी रहेगा और कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं वर्ब को बिल्कुल बेसिक से। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि हम स्टार्ट और बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में, तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि आखिर वर्ब टॉपिक को, वर्ब चैप्टर को इंग्लिश में हम इतना जरूरी क्यों लेते हैं। देखिए बच्चों, जब हम बैंक, एसएससी, एनडीए, डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो अक्सर करके एक प्रॉब्लम रहती है हमारे सामने कि सर वो जो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो कॉलम रहता है या फिर आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स का आपका कॉमन एरर्स का जितने भी टॉपिक रहते हैं, तो उन सब में वर्ब कहां पर काम आ सकता है। देखिए बच्चों, हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और पढ़ते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, ये सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर इन सब में देखा जाए तो केवल एक ऐसा टॉपिक आता है जिसका नाम है वर्ब, जो कि बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए और जितने भी एग्जाम्स अब तक हो चुके हैं उन सब के लिए। तो आखिर ऐसा क्या है वर्ब में, क्यों? देखो बच्चों, अगर बात करी जाए वर्ब की, तो केवल और केवल एक ऐसा टॉपिक, अगर स्टूडेंट ये कहे कि सर मुझे केवल एक ही टॉपिक अच्छे से आना चाहिए लेकिन मैं उस एग्जाम में से थोड़ा बहुत निकाल सकूं, अप्रोच कर सकूं, तो उन टॉपिक में सबसे पहले नाम आता है वर्ब का। आपने वर्ब को डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट कोचिंग्स में, अपने कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूट्स में या फिर वेबसाइट्स पर बहुत सारे तरीके से वर्ब को पढ़ा है और समझा है। कहीं पर इस टॉपिक को बताया जाता है सिंटैक्स के नाम से, तो कहीं पर यह टॉपिक बताया जाता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से। लेकिन आज मैं आपको वर्ब बहुत ही डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, फ्रॉम द बेसिक, यानी कि शुरुआत से आपको वर्ब बताऊंगा और इसके बारे में हम केवल और केवल वर्ब को पढ़ेंगे। और हाँ, शायद मैं भी यूज कर दूं कि ये रूल हुआ, लेकिन आप प्लीज इसको कंसीडर मत कीजिएगा कि ये रूल है, क्योंकि कोई भी रूल नहीं है। इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम किया जाना चाहिए। बिकॉज हिंदी में भी हमें बताया जाता है कि आप ऐसे बोलिए, ऐसे मत बोलिए। सो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब में भी हमें इंग्लिश में भी सेंटेंस फ्रेम करना है, इस तरीके से और इस तरीके से नहीं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है, और जितने सारे क्वेश्चंस वो बनते हैं वो सभी सेंटेंस, वो सभी क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस से बनते हैं, और सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। एक बार को हम नाउन यूज कर लें, प्रोनाउन यूज कर लें, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन यूज कर लें, लेकिन अगर वर्ब यूज ना करें तो वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। तो फर्स्ट वी डिस्कस देन व्हाट इज वर्ब। बच्चों, अगर हम बात करें वर्ब की, तो एवरीथिंग जनरली जो भी एक डूअर, एक नाउन या एक प्रोनाउन, कोई भी आदमी, जनरली मैं भी जो भी काम करूं या जो भी एक्शन करूं, जो कुछ भी बोलूं, वो हमारा वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, करना, सोना, जाना, खेलना, कूदना, दैट इज ऑल्सो वर्ब, यानी कि सबके सब एक्शन हो रहे हैं जो एक डूअर के द्वारा किए जा रहे हैं। हम बहुत सारी वर्ब्स को इस तरीके से भी लेते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड, आउट, येट, नॉट, नीड, नॉट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी वर्ब्स, पार्टिसिपल, जेरेंड, एंड प्रीपोजिशंस एंड आपका इन्फिनिटिव, टू एंड फर्स्ट फॉर्म। सो अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ वर्ब। फर्स्ट वी डिस्कस फ्रॉम द बेसिक, देन व्हाट इज वर्ब। बच्चों, वर्ब बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये टॉपिक सबसे पहले लेकर के आ रहा हूं, दैट इज वर्ब। अगर बात करी जाए कि वर्ब कितने तरीके के होते हैं, तो अक्सर करके वर्ब को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। कहीं पर सीधे तरीके से वर्ब को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह बता दिया जाता है, कहीं पर सिंटैक्स की तरह से बता दिया जाता है। मैं उन सबका एक तरीके से मिक्सचर आपके सामने ला रहा हूं, उसको अच्छे से देखते चलिएगा। अगर हम बात करें वर्ब की, तो सर सबसे पहले बात करी जाती है वर्ब की, तो वर्ब के जनरली दो पार्ट्स हैं। हम वर्ब को दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला पार्ट जनरली जो होता है वो होता है आपका फाइनाइट वर्ब, और जो दूसरा पार्ट होता है बच्चों वो होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब।
अब बात करी जाए फाइनाइट वर्ब की और नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो हम 12th में पढ़ते हैं 10th में पढ़ते हैं, क्योंकि चीजें वही होती हैं, अक्सर करके उनका ऊपर ऊपर का मटेरियल आप लोगों को मिल जाता है और आप इसको थोड़ा सा कभी कुछ डिफरेंट तरीके से लेते हैं, लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम वर्ब को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे और इसका एंड भी करेंगे अच्छे से। तो बच्चों, वर्ब के दो पार्ट हो गए, फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर बात करी जाए कि फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली फाइनाइट वर्ब जनरली, पहले तो वर्ब का मतलब हो गया क्रिया, यानी कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो वर्ब है, हमारे द्वारा ही तो काम किए जाते हैं। इस धरती पर अगर इंसान का जन्म हुआ है, किसी भी आदमी ने अगर जन्म लिया है तो काम करने के लिए लिया है। हम और आप सभी लोग काम करने के लिए हैं, तो काम सबसे बड़ा है, काम सर्वोपरि है। जनरली हम कह सकते हैं द मेन पार्ट ऑफ दिस लाइफ इज काम, इट इज वर्क, इट इज एक्शन, इट इज ड्यूटी। तो अगर बात करा जाए कि कोई भी आदमी जो भी क्रिया करे, कोई भी आदमी जो भी काम करे, दैट इज वर्ब। अब वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट को क्या बोलते हैं? सो फाइनाइट इज मुख्य, यानी कि मेन वर्ब, यानी कि जो भी काम मेन तरीके से हो रहा है इन अ सेंटेंस, यानी कि हम जब बात करते हैं तो दिस इज सेंटेंस, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसमें सेंटेंस का यूज कर रहा हूं, तो कहां पर मैं हूं लेकर के आ रहा हूं, कहां पर मैं कर लेकर के आ रहा हूं, कहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर पढ़ना लेकर के आ रहा हूं, तो उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कोई रूल नहीं है, बस मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मान के चलो मैंने आपके सामने सेंटेंस बोला, बच्चों तो शुरू करते हैं वर्ब। तो यहां पर मैंने हैं कहां पर यूज किया, करते हैं कहां पर यूज किया, बच्चों कहां पर यूज किया, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट इज फाइनाइट, यानी कि मुख्य, एंड नॉन फाइनाइट, यानी कि यहां पर नॉन लग गया, दैट इज जो मुख्य नहीं होगा। सो इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब और इट इज फाइनाइट वर्ब। क्लियर? ओके। अगर हम बात करें व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब को अगर हम डिस्कस करेंगे तो फाइनाइट वर्ब अ वर्ब which can change according to subject, object, noun, pronoun, sentence और tense। एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस और टेंस की वजह से चेंज हो जाएगा, दैट इज फाइनाइट वर्ब। एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट की वजह से, ऑब्जेक्ट की वजह से, नाउन की वजह से, प्रोनाउन की वजह से, सेंटेंस की वजह से और टेंस की वजह से चेंज हो रहा है, वो हमारा फाइनाइट वर्ब हुआ। और अगर हम बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो देयर इज नो चेंज, जहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस और टेंस। जहां पर इन सब का कोई भी मतलब नहीं होता, ये अपने आप में बिल्कुल फ्री रहता है, फ्री काम करता है, और सेंटेंस, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन इन सब की वजह से चेंज नहीं होता है, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। सो फाइनाइट वर्ब अ वर्ब व्हिच कैन चेंज एंड नॉन फाइनाइट वर्ब अ वर्ब व्हिच कैन नॉट चेंज। क्लियर? क्लियर ना? ओके। फर्स्ट हमने आपको पढ़ाया कि वर्ब दो तरीके का होता है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब जो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस और टेंस, एंड नॉन फाइनाइट देयर इज नो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस और टेंस, जिस पर कोई भी किसी का इंपैक्ट नहीं होता, कोई भी किसी का प्रभाव नहीं होता, जो बिल्कुल फ्री यूज होता है, दैट इज नॉन फाइनाइट। एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें बच्चों, तो यहां पर क्लियर हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने सेंटेंस आया इस तरीके से कि आई गो। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है आई, और आप सब जानते हो कि आई के साथ में हम जो है एस और ई एस यूज नहीं करते, वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो आई गो, तो आई के साथ एस और ई एस यूज नहीं होता, तो सिंपल। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर लिख देता हूं ही, तो ही के साथ आप लिखोगे गोज, क्योंकि ये बताया जाता है, क्या जाता है, एक्चुअली वो लोग यूज करते हैं जिनकी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कि ही के साथ में ही, शी, इट एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट हम जो है एस और ई एस यूज करते हैं। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस और ई एस फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये हमारा हो गया ही गोज। अगर मैंने इसको पास्ट में लिखा तो यहां पर मैं लिखूंगा ही वेंट। अगर ये मैंने जनरली किसी में भी लिखा, फ्यूचर में भी लिखूंगा, तो मैं यूज करूंगा ही विल गो। अगर मैं परफेक्ट में लिखूंगा तो ही हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट। और अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कंटिन्यूअस में, तो ये हो जाएगा ही इज गोइंग।
तो बच्चों आपके सामने वर्ब किसी ना किसी वजह से, एक गो वर्ब जो है वो किसी ना किसी वजह से चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट की वजह से गो, यहां पर सब्जेक्ट की वजह से गोज, यानी कि ही आ गया तो गोज हो गया, और अगर आई आ गया तो गो। ही के साथ में वेंट हो गया, ही के साथ में यहां पर गो यूज किया विल और शैल की वजह से। हमने हैज हैव हैड का यूज कर दिया तो गॉन हो गया, इट इज द थर्ड फॉर्म। और अगर हम आईएनजी में यूज कर रहे हैं तो इट इज गोइंग। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस की वजह से, आपका टेंस की वजह से वर्ब चेंज हो रहा है। सो इट इज फाइनाइट वर्ब, यानी कि अ वर्ब व्हिच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस और टेंस इज फाइनाइट। क्लियर ना? और अगर हम बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो नॉन फाइनाइट वर्ब जनरली आई गो टू प्ले मैंने यूज किया, ही गोज टू प्ले मैंने यूज किया, ही वेंट टू प्ले मैंने यूज किया, ही विल गो टू प्ले मैंने यूज किया, और यहां पर ही हैड गॉन टू प्ले और ही इज गोइंग टू प्ले। यानी कि बच्चों कुल मिलाकर के आपके सामने यूज हुआ टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले। यानी कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेंटेंस में जो अनदर वर्ब होती है वो या तो आईएनजी में आएगी या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ओनली फिक्स है यार। वो जो है यूज जो होती है वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि वो किसी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस और टेंस की वजह से नहीं आती है। वो जनरली यूज होती है अपनी वजह से, एक नया सेंस क्रिएट करती है। सो इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि वर्ब के दो पार्ट हो गए, फाइनाइट वर्ब जो चेंज हो जाए और नॉन फाइनाइट जिसमें सब में टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले और टू प्ले यूज हुआ है। कहीं पर कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है, कहीं पर कोई भी ऐसा मैटर नहीं है कि यहां पर गो है, गोज है, वेंट है, गो है, गॉन है, गोइंग है, लेकिन दूसरी वाली वर्ब बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तो अ वर्ब व्हिच कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस और टेंस इज नॉन फाइनाइट। लेकिन बच्चों इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जहां पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही आता है दैट इज ऑलवेज नॉन फाइनाइट वर्ब। हाँ, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन केवल टू वाला, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म वाला नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब हम बहुत सारे तरीके से समझते हैं। तो बच्चों दिस इज फाइनाइट एंड दिस इज नॉन फाइनाइट। जैसा कि आप सब जानते हो कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जनरली क्लासेस में भी और इंस्टीट्यूट्स में भी, वेबसाइट्स पे भी नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस नॉन फाइनाइट वर्ब। आप सभी के सामने मैं आज डिस्कस कर रहा हूं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, तो उसको समझते चलिएगा। ओके, तो दिस इज फाइनाइट वर्ब, अ वर्ब व्हिच कैन चेंज, एंड नॉन फाइनाइट वर्ब देयर इज नो चेंज, देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस और टेंस। क्लियर? थैंक यू। नोट एक बार और, हाँ बच्चों, जनरली इन सारी चीजों को अगर आप सीख रहे हैं और अगर आपको, वैसे तो अच्छा लगेगा ही, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगे, तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा और इसको अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं बहुत ही बेसिक से लेकर के आ रहा हूं। ये इस वजह से नहीं कि जनरली एग्जाम पर्पस या ये या वो बहुत ही हाई लेवल में आपको दे दूं। बच्चों मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, सेंटेंस फ्रेमिंग बताऊंगा, सेंटेंस कनेक्ट कैसे होता है, सेंटेंस यूज कैसे होता है, सेंटेंस बनता कैसे है। जब तक आप लोग सेंटेंस फ्रेमिंग करना नहीं सीखोगे, जब तक आप स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखोगे, जब तक आप ये नहीं समझना सीखोगे कि यार आखिर ये वर्ड का नीड क्या है यहाँ पर यूज होने का, इन न्यूज़पेपर्स, इन मैगजीन्स, कहीं कहीं भी, इन आपके अपने एग्जाम्स में भी, तब तक आप नहीं पकड़ पाओगे कि आखिर कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड यूज हुआ है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है। सो प्लीज फ्रेमिंग सीखिएगा। उसके बाद में हम सब डिस्कस करेंगे कि आखिर हाई लेवल, यानी कि हम बेसिक से हाई लेवल पर पहुंचेंगे। हम उन सारे सेंटेंस का यूज करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके डिफरेंट बुक्स और आपके डिफरेंट जो प्रिंट मटेरियल होगा, ऑनलाइन मटेरियल होगा, वहां से हम क्वेश्चंस को लेकर के और डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो फर्स्ट हम ये समझेंगे कि हाउ टू फ्रेमिंग अ सेंटेंस रिगार्डिंग वर्ब, रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिशन एग्जाम। सो फर्स्ट, ओके, तो बच्चों जैसा कि अभी आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, नंबर फर्स्ट फाइनाइट एंड नंबर सेकंड नॉन फाइनाइट। एंड फर्स्ट वी डिस्कस नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी यहां पर आपके सामने बात चल रही थी फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। जी हाँ बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब हम क्यों यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, इसका नीड क्या है, इसका यूज क्या है और इसको कैसे समझा जा सकता है, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो सिंपल हम यूज करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का। भाई अगर बात करी जाए नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो देखो बच्चों, बीइंग अ टीचर हम लोग जो है, फैकल्टी जो लोग होते हैं, हम जो है सारी चीजों को एक स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल आप लोगों को यह बनता है कि आप उसमें अपने काम की चीजें लें, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी अ टीचर। तुम लोग एक एग्जाम को फाइट करने जा रहे हो, तो अपने काम की चीजें लीजिएगा।
ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी इसके भी पार्ट्स लिखने जा रहा हूं, तो आप सिर में दर्द करके ना बैठ जाओ यार, इतने सारे पार्ट्स, इतनी सारी चीजें, इतने सारे काइंड्स ऑफ दिस वर्ब ना, केवल काम की चीज। दिस इज ओनली नॉन फाइनाइट वर्ब। देन व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब यार इन अ सेंटेंस, एंड दिस इज फाइनाइट एंड दिस इज नॉन फाइनाइट, और यार ये सेंटेंस कैसे फ्रेम हुआ है, ये वो, बस इस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब में सबसे पहला पार्ट आता है, वैसे तो इसके 3 पार्ट होते हैं, मैं आपको चलो डिस्कस करा देता हूं। पहला पार्ट होता है इसका हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की अगर बात करी जाए बच्चों, तो पार्टिसिपल का मतलब हुआ, यानी कि व्हाट इज पार्टिसिपल, यार इसकी हिंदी क्या है? पार्टिसिपल की हिंदी क्या होगी? वर्ब ही तो होगी। इट इज द सिंपल या डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब, इट इज पार्टिसिपल। इसको अगर ये कहीं भी सेंटेंस में यूज हुआ है, तो सेंटेंस का जब हिंदी में सेंस करते हैं तो इसका मतलब आता है हुए या फिर करके। ये करते हुए मैंने ये कर लिया, ये करते हुए मैंने वहां चला गया, या फिर इस काम को करके ही और मैं ये कर पाया। दैट इज द यूज ऑफ पार्टिसिपल। सो व्हेनेवर इन अ सेंटेंस द यूज ऑफ पार्टिसिपल, इट इज द हिंदी सेंस इन हिंदी जनरली हुए या करके। सो वेयर वी यूज द पार्टिसिपल इन अ सेंटेंस, द हिंदी सेंस इज हुए या फिर करके। तो दूसरा जो पार्ट आता है इसका, वो होता है आपका जेरेंट एंड प्रेपोजिशन। And third part is infinitive. The first is participle. It is also ing. The use of ing का यूज करके और वहां पर हुए या फिर करके का सेंस आएगा, तो वो हमारा पार्टिसिपल का पार्ट होता है। जहां पर ना का, नी का या ने का सेंस आएगा ing का यूज करके, जी हां, तो वो हमारा जेरेंट एंड प्रेपोजिशन होता है। और जहां पर टू एंड फर्स्ट फॉर्म का यूज करके भी ना का, ने का, नी का सेंस जो आएगा वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। सो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरीके के हो गए। फर्स्ट इज पार्टिसिपल, द सेकंड इज जेरेंट एंड प्रेपोजिशन, एंड द थर्ड इज इन्फिनेटिव। ओके, तो हम आज डिस्कस करेंगे आपको पार्टिसिपल्स के बारे में। तो पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड है जो जनरली सेंटेंस के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, वर्ब यहां पर पार्टिसिपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगा। एक्चुअली आपने बचपन में कनेक्टर्स या कंजक्शन पढ़े होंगे। कनेक्टर्स एंड कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन को हम बीच में क्यों लेकर के आगे वर्ब टॉपिक में? तो देखो सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं, क्योंकि अगर मैं यूज करूंगा राम आगरा जाता है, तो वहां पर राम नाउन आ गया, जाना वर्ब आ गया, है वर्ब आ गया। एक्चुअली क्या है, जब हम कंजक्शन को पढ़ते हैं तो कंजक्शन की एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू कंबाइन 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस को मिलाकर के हम जो है एक सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो वो सब हमारा पार्टिसिपल में ही आता है। ओके, पार्टिसिपल होता क्या है? देखो मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस बोले कि मैं आगरा गया, पहला सेंटेंस हुआ, मैंने ताजमहल देखा, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ता हूं तो मैं किस तरीके से इनको कनेक्ट करूंगा कि मैं आगरा गया, मैंने ताजमहल देखा, अगर इनको जोड़ते हैं तो कैसे कनेक्ट होगा कि मैं आगरा ही नहीं गया बल्कि मैंने ताजमहल भी देखा। तो यहां पर हमने नॉट ओनली बट आल्सो लगा दिया, यही नहीं बल्कि, या फिर मैंने यूज कर दिया आपके सामने कि आगरा जाने के साथ साथ मैंने ताजमहल भी देखा, तो एज वेल एज यूज कर दिया। मैं आगरा गया और मैंने ताजमहल देखा, यहां पर मैंने एंड यूज कर दिया। तो जहां पर हम कंजक्शंस का यूज करके सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं वो कंजक्शन टॉपिक में आता है, कनेक्टर्स का यूज कहलाता है। मैंने यूज किया, मैंने ताजमहल देखा था क्योंकि मैं आगरा गया था, तो यहां पर मैंने क्योंकि यूज कर दिया, बिकॉज यूज कर दिया। लेकिन क्या 2 सेंटेंस मिलकर के, 3 सेंटेंस मिलकर के जो है बिना कोई कंजक्शन का यूज किए कनेक्ट हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने सेंटेंस यूज किया, आगरा जाकर के मैंने ताजमहल देखा, क्या इसमें कोई कंजक्शन यूज किया? एक बार और सुनिए, आगरा जाकर के मैंने ताजमहल देखा, क्या इसमें कोई कंजक्शन यूज किया? नहीं ना। बस वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेटा वर्ब जो है, बच्चा वर्ब जो है वो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। और आप देखते होंगे इन न्यूज़पेपर्स, इन मैगजीन्स कि वहां पर बहुत सारे सेंटेंस कनेक्टेड होते हैं। एक्चुअली जो छोटा सा सेंटेंस होता है, वो बड़ा सा जो सेंटेंस होता है वो बहुत छोटे छोटे सेंटेंस से मिलकर के बना होता है, हम लोग उसको एक ही सेंटेंस समझते हैं। तो वो जहां पर वर्ब सेंटेंस को कनेक्ट करता है,
जहां पर वर्ब सेंटेंस को आपस में जोड़ता है वो पार्टिसिपल पार्ट में आता है, जेरेंड एंड प्रीपोजिशन पार्ट में आता है, इन्फिनिटिव में आता है, कह सकते हैं कि नॉन फाइनाइट में आता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जैसी कोई चीज होती नहीं है एक्चुअली। नॉन फाइनाइट को एज पर द नीड यूज किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला हम समझेंगे पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल एक वर्ब है और ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगी। तो आइए समझते हैं। अगर हम पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में यूज कर देते हैं तो उसका हिंदी सेंस बनता है हुए या फिर करके। आपको करना क्या है कि आईएनजी का यूज करना है, और आप ये तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होती है, ये तो आप जानते ही हो ना। यस, तो वी यूज आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बच्चों इसको यूज कैसे करना है, देखो इसको यूज करना है, मैं आपको कोई रूल्स लिखा नहीं रहा हूं, एक्चुअली मैं आपको फ्रेमिंग बता रहा हूं कि हाउ टू यूज पार्टिसिपल एंड व्हाई वी यूज पार्टिसिपल इन अ सेंटेंस टू फ्रेम अ सेंटेंस देन सिंपल। एक्चुअली पार्टिसिपल ये आप समझ गए कि आईएनजी लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो पार्टिसिपल होता है, लेकिन ये सेट कैसे करना है और कहां पर करना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से और कहां पर इस चीज को दर्शाया जाए, किया जाए, यूज किया जाए। बच्चों आपके सामने दो सेंटेंस होंगे, ठीक है, आपके सामने दो सेंटेंस हो गए। ये आप अच्छे से जानते हो कि सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट होता है, बट सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद सब्जेक्ट। आपको करना क्या है, पहले आप फ्रेम करना सीख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप फ्रेम करना सीख जाएंगे, सेंटेंस को यूज करना सीख जाएंगे, सेंटेंस की बारीकियां समझ जाएंगे कि आखिर ये सेंटेंस बना कैसे, क्या नीड है इस वर्ड का, क्या जरूरत है, क्यों यूज हुआ, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो बच्चों आपके सामने दो सेंटेंस होंगे, दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे। आपको सबसे पहला काम करना है ये देखना कि सब्जेक्ट हमारे एक जैसे हैं या नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे दोनों सेंटेंस में, तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक जैसे हैं या नहीं। यस, तो सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट एक है या नहीं। इफ सब्जेक्ट्स आर सेम, तो भाई सबसे पहले आपने देख लिया कि सब्जेक्ट एक जैसे हैं, ठीक है सर, ओके गुरुजी, सब्जेक्ट आर सेम। अब क्या देखें, दूसरी बार में आपको ये देखना है कि भाई फर्स्ट वर्क कौन सा है और सेकंड वर्क कौन सा है। तो मान के चलो ये हमारा हो गया फर्स्ट वर्क और ये हमारा हो गया, दिस इज फर्स्ट वर्क एंड दिस इज सेकंड वर्क। पहले क्या देखना था, पहले देखना था सब्जेक्ट एक जैसे हैं या नहीं। यस, देख लिया, सब्जेक्ट आर सेम। फिर फर्स्ट वर्क कौन सा है और सेकंड वर्क कौन सा है। बच्चों क्या करना है, हम करते क्या है एक्चुअली दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कि जो भी फर्स्ट वर्क होता है, मान के चलो पहला काम है ये और दूसरा काम है ये, जो भी फर्स्ट वर्क होगा उसमें से सब्जेक्ट को उड़ा दो, अगर सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो। जो भी फर्स्ट वर्क होगा उसमें से सब्जेक्ट को उड़ा दो, और अगर इसको उड़ा डाला तो लाइफ, जी हां जिंगल आला, तो इसको उड़ा दिया, और अगर सब्जेक्ट जैसे ही उड़ा दिया और उस फर्स्ट वर्क में आप आईएनजी लगा दो, बस आपका पार्टिसिपल बनके तैयार। सबसे पहले यह देखना है कि हाँ भाई सब्जेक्ट एक जैसे हैं या नहीं। जो भी हमारे दो सेंटेंस हैं सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, ये फ्रेमिंग बता रहे हैं हम। फिर यह देखना है हम लोगों को कि फर्स्ट वर्क कौन सा है और सेकंड वर्क कौन सा है। जो भी फर्स्ट वर्क होता है जिस पार्ट में, उसमें से हम सब्जेक्ट को उड़ा देते हैं और उसमें वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी आपको लगा देना है, आपका पार्टिसिपल बनके तैयार है। आप नमक स्वादानुसार डाल लीजिएगा, सिंपल। चेक करें, ओके चेक करते हैं। आपके सामने सेंटेंस आया एक तरीके से कि मैंने यूज कर दिया आपके सामने कि आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर देखा, फर्स्ट सेंटेंस। द सेकंड वन, आई रैन अवे, मैं भाग गया। पहला सेंटेंस क्या हुआ, मैंने एक शेर देखा, मैंने एक लायन देखा। दूसरा सेंटेंस, मैं भाग गया। दो सेंटेंस आ गए हमारे सामने। अब हमें यह देखना है कि हाँ भाई दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कौन कौन है। तो यहां पर भी आई है और यहां पर भी आई है, यानी कि मैंने ही लाइन को देखा और मैं ही भाग गया। सब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो फर्स्ट वर्क इज सब्जेक्ट आर सेम और नॉट।
सेकंड आपको क्या देखना है कि पहला काम कौन सा हुआ है। पहले मैंने शेर को देखा, फिर मैं भाग गया। सो दिस इज फर्स्ट वर्क एंड दिस इज सेकंड वर्क। मैंने शेर देखा और मैं भाग गया। पहला काम कौन सा हुआ? शेर को देखना। ऐसा तो नहीं है कहीं आप ये समझ रहे हो तो पहला काम ये है मैं भाग के गया और मैं भाग के गया। अरे यार, सबसे पहले मैं भाग के गया और भाग के जाकर के मैंने शेर को देखा, उससे कहा कैसा है तू, और उसके बाद में फिर मैं जो, ऐसा तो नहीं होगा। पहला काम कौन सा हुआ? आई सॉ अ लायन। ओके, तो फर्स्ट वर्क इज आई सॉ अ लायन, द सेकंड वर्क इज आई रैन अवे। अब हम इसको पार्टिसिपल बनाते हैं, इसको फ्रेम करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आर सेम। पहला काम ये हुआ है शेर को देखना, तभी तो भागेगा वो। जो भी पहला काम होता है उसमें से सब्जेक्ट को उड़ा दो। अब बात आती है सर सब्जेक्ट क्यों उड़ाया, इसको क्यों उड़ाया, इसकी क्या गलती थी? बच्चों, जब ये दोनों अलग अलग सेंटेंस थे तो अलग अलग सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की नीड होती है। लेकिन जब हम दोनों सेंटेंस को, 3 सेंटेंस को, 4 सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट आर सेम, अगर सब्जेक्ट सबके एक ही है यानी कि एक ही आदमी ने काम किया है, तो जब एक बना रहे हैं तो केवल एक ही की जरूरत होगी ना, यानी कि देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, सिंपल। तो यहां पर हम दोनों अलग अलग सेंटेंस है, इसलिए दोनों के पास अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट की नीड है। लेकिन हम जब हम दोनों को मिलाकर के बना रहे हैं तो केवल एक ही सब्जेक्ट से काम चल सकता है। तो जो भी फर्स्ट वर्क है इसमें से सब्जेक्ट को उड़ा दो और आईएनजी लगा दो। आईएनजी किस में लगेगी? वर्ब में, क्योंकि नाउन में तो आईएनजी लगती नहीं है, लाइनिंग नहीं होता, वर्ब में आईएनजी लगेगी। अब आईएनजी मैंने लगाई वर्ब में तो सॉइंग हो जाएगा ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, ये आप भी जानते हो अच्छी तरीके से। तो सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सी। इसमें आईएनजी लगाया, सीइंग अ लायन, आई रन अवे। मतलब क्या हो गया? शेर को देख करके मैं भाग गया। इट इज द यूज ऑफ पार्टिसिपल। हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिंपल। सीइंग अ लायन, आई रन अवे। शेर को देख करके मैं भाग गया। यह फ्रेम ऐसा भी हो जाता है सेंटेंस में, मैंने कई सारे न्यूज़पेपर्स में भी देखा है। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं तो भी आई रन अवे सीइंग अ लायन। शेर को देख करके मैं भाग गया। सिंपल। इट इज द यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल माय डियर। देन शेर को देख करके मैं भाग गया। इस वजह से हम आईएनजी का यूज कर देते हैं और हम अपने स्टूडेंट से क्या भी देते हैं, whenever you find the first in a sentence, whenever you find verb at first, then 90% चांसेस होते हैं कि it will start with ing, because the sense बनता है हुए या फिर करके। यहां पर एक ही सब्जेक्ट से काम चला। यहां पर एक ही सब्जेक्ट से काम क्यों चला? क्योंकि जब वो दोनों सेंटेंस अलग अलग थे तो दोनों के लिए सब्जेक्ट की जरूरत थी। लेकिन जब दोनों सेंटेंस को एक मिला दिया तो एक ही के लिए सब्जेक्ट की जरूरत है। बच्चों, ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे सेंटेंस आपके सामने आ गया कि राम वेंट टू गार्डन, फुल स्टॉप, ही प्लग्ड फ्लावर्स। राम गार्डन में गया, उसने फूल तोड़े। राम गार्डन में गया और उसने फूल तोड़े। पहला काम कौन सा हुआ है? गार्डन में जाना। दूसरा हुआ है फूल तोड़ना। सब्जेक्ट एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? एक जैसे हैं ना, अलग अलग नहीं है। यहां पर राम के लिए तो यूज हुआ है ही, बिकॉज फर्स्ट यूज करते हैं हम जो है नाउन और सेकंड में यूज होता है उसका प्रोनाउन। तो सिंपल, राम के लिए क्या यूज हुआ है? ही। अगर यहां सीता होता तो हो जाता शी। चिल्ड्रन होता तो यहां हो जाता दे। देन यहां राम है तो यहां पर ही यूज हुआ है। फर्स्ट वर्क यानी कि सब्जेक्ट आर सेम, यानी कि फर्स्ट काम हमारा कंप्लीट है। सेकंड काम, फर्स्ट वर्क ये हुआ, सेकंड वर्क ये हुआ। जो भी काम फर्स्ट होता है उसमें से सब्जेक्ट को उड़ा दो, आईएनजी यूज कर दो। वेंट में आईएनजी लगाएंगे तो वेंटिंग होगा क्या? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है। तो आप यूज करोगे वेंट की फर्स्ट फॉर्म इट गो, आईएनजी ऐड कर दो। गोइंग टू द गार्डन, he plucked flowers। कॉमा का यूज कर देंगे।
देन सिंपल बगीचे में जाकर के, गार्डन में जाकर के उसने फूल तोड़े. गोइंग टू द गार्डन ही प्लक्ड फ्लावर्स. सो इट इज द यूज ऑफ पार्टिसिपल. ओके बच्चों, तो ये था आपका यूज ऑफ पार्टिसिपल. देन इस तरीके से यूज होता है आईएनजी फॉर्म एट फर्स्ट इन अ सेंटेंस. ये रीजन होता है उसका यूज होने का. हम कुछ और एक दो सेंटेंस में समझते हैं इसको. सेंटेंस आया फर्स्ट, आई वॉज हंग्री. I ate apple. सब्जेक्ट आर सेम. पहला काम कौन सा हुआ है? मैं भूखा था. दूसरा काम मैंने सेब खा लिया. ऐसा तो होगा नहीं मैं सेब खा लिया उसके बाद मैं भूखा था. अरे यार ऐसा होता है कि एक सेब खाने के बाद भी भूखे होते हैं, कोई लोग दो सेब खाने के बाद भी भूखे रह सकते हैं. लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो यहां पर फर्स्ट वर्क इज मैं भूखा था तभी तो मैंने सेब खाया. सब्जेक्ट एक जैसे हैं. पहला काम कौन सा हुआ है? ये. दूसरा ये. आईएनजी लगाना है और सब्जेक्ट को उड़ाना है. यहां पर फर्स्ट वर्क ये है, सब्जेक्ट को उड़ा दो. बिकॉज दोनों सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट काफी है मेरे दोस्त. तो यहां पर आई को उड़ा दिया. वॉज में आईएनजी लगाएंगे या हंग्री में? आईएनजी हमेशा वर्ब में लगता है. हंग्री एडजेक्टिव है तो वर्ब क्या है? वॉज. अब यार वॉज में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वॉजिंग. एम में लगाओ तो एमिंग, आर में लगाओ तो आरिंग ना. तुम सब जानते हो. एक्चुअली क्या है बच्चों कि इज, एम, आर, वॉज एंड वर, इन सब की मेन वर्ब होती है बी. जनरली इनको बी फॉर्म्स बोलते हैं ना, कि बी फॉर्म आएगी, बी फॉर्म आएगी, बी फॉर्म आएगी. तो बी, इज, एम, आर, वॉज, वर. तो अगर आप इज में आईएनजी लगाएंगे, एम में लगाएंगे, आर में लगाएंगे, वॉज में लगाएंगे, वर में लगाएंगे तो आईएनजी जाके लग जाएगा बी में और ये हो जाएगा बीइंग. यस, हम कभी भी बोलते हैं बीइंग 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 इन अ सेंटेंस तो बीइंग का मतलब होता है इज, एम, आईएनजी लगी हुई है. देन सिंपल वॉज में आईएनजी लगाओ तो वॉज में हमने आईएनजी लगाया, बी फॉर्म है ये, बीइंग में लग जाएगी. दैट इज बीइंग hungry, I ate apple. It is the use of being. Being अगर कहीं भी यूज होता है तो वो ये होता है. हम अपनी जनरल कन्वर्सेशन में भी लॉट ऑफ टाइम वी यूज बीइंग हंग्री, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ टीचर. व्हाई वी यूज बीइंग? यानी कि बीइंग होता है ये. अगर आप कहीं भी यूज करते हो कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, आई विल टीच यू, मैं तुमको पढ़ाऊंगा. फर्स्ट वर्क कौन सा है? पहले मैं टीचर हूं. सेकंड वर्क कौन सा है? मैं तुमको पढ़ाऊंगा. सब्जेक्ट आर सेम. उड़ा दो पहले वाले सब्जेक्ट को, आईएनजी लगा दो, क्या हो जाएगा? बीइंग अ टीचर, आई विल टीच यू. ये होता है बीइंग का यूज. अगर मैं बोलता हूं बीइंग एन एक्टर आई विल परफॉर्म, देन सिंपल आई एम एन एक्टर, आई एम एन एक्टर, आई विल परफॉर्म. बीइंग अ डॉक्टर, आई विल गिव यू मेडिसिन. अलग अलग करो. आई एम अ डॉक्टर, आई विल गिव यू मेडिसिन. फर्स्ट सेंटेंस क्या था? आई एम अ डॉक्टर, आई को हटाया, एम में आईएनजी लगाया. बीइंग अ डॉक्टर, आई विल गिव यू मेडिसिन. ओके, देन सिंपल इट इज द यूज ऑफ बीइंग. इस वजह से हम यूज करते हैं बीइंग को. चलो एक छोटा सा कॉमन एरर करते हैं जो एसएससी में कई बार पूछा गया है. बैंक में एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं तो हम एक कॉमन एरर करते हैं. तो बच्चों हमने अभी आपको बताया कि अगर बीइंग यूज होता है इन अ सेंटेंस तो वो बीइंग का मतलब क्या है. अगर आईएनजी यूज होता है एट फर्स्ट तो आईएनजी का मतलब क्या है. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेंटेंस आया कि being very sick, I could not attend the party. Being very sick, I could not attend the party.
इन दिस सेंटेंस, बिकॉज जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल भी हमने ऐसा ही लिया है, लेकिन आप आगे जब जोड़ते रहिएगा तो इसको देखते रहिएगा कि हम किस तरीके से लेवल ऊपर ले जाते हैं। बीइंग वेरी सिक आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी। कोई एरर है? दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कोई गलती है किसी पार्ट में? तो देखते हैं। बीइंग वेरी सिक आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, यहां पर दे रखा है मैं पार्टी को अटेंड नहीं कर सका। अगर अलग अलग किया जाए तो यहां पर बोला आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, और अगर इसको अलग किया जाए तो यहां पर मैं पार्टी को अटेंड नहीं कर सकता। बीइंग का यूज क्यों किया, आईएनजी का यूज क्यों किया? क्योंकि ये सेंटेंस दो सेंटेंस से बना हुआ है। अब तक आप समझते रहे कि ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन ना, इसमें दो सेंटेंस हैं। तो पहले वाले पार्ट को हमने सेकंड वाले पार्ट से जोड़ा है, यानी कि दो काम को एक ही काम करके दिखा दिया है। तो यहां पर भी सब्जेक्ट होगा, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल्स में समझा था। तो यहां पर भी वही होगा कि आई वॉज वेरी सिक, फुल स्टॉप, आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी। यानी कि यहां से सब्जेक्ट को उड़ाया होगा तभी तो यहां पर लगाया होगा। तो आई वॉज वेरी सिक, आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, इसमें दो मैं ही बीमार था, मैंने ही पार्टी अटेंड नहीं की, इसको उड़ा दिया होगा, वॉज में आईएनजी लगाया होगा। बीइंग वेरी सिक आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, देयर इज नो एरर, द सेंटेंस इज करेक्ट, सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। तो सेंटेंस हुआ आपका बीइंग वेरी सिक आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हाँ बच्चों, क्योंकि यहां पर बीइंग वेरी सिक जो यूज हुआ है, यहां पर सब्जेक्ट हटाया होगा आई को, सिंपल, आई वॉज वेरी सिक, वॉज में आईएनजी लगाया होगा, ये आपका बीइंग हो गया। देन बीइंग वेरी सिक आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, कोई भी एरर नहीं है क्योंकि दोनों तरफ सब्जेक्ट एक जैसे थे और हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम दो सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बना रहे थे और यहां पर हमने एक ही सब्जेक्ट से काम चला दिया। बट अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में देखें, कि सेंटेंस आया बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल, इसको हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो भाई पहली एट फर्स्ट यानी कि पहले देखने पर तो ये लग रहा है कि यार बीइंग का यूज होता ही है, तो बीइंग अ रेनी डे है, आई कुड नॉट गो टू स्कूल सही है ना। चलो अलग अलग करके देखते हैं। सेकंड सेंटेंस तो ये है आई कुड नॉट गो टू स्कूल, जैसा कि भी बताया कि सब्जेक्ट जब एक जैसे होते हैं तभी हम सब्जेक्ट को हटा करके आईएनजी यूज करते हैं। तो यहां पर भी आई है तो यहां पर भी आई होना चाहिए, है ना। तो यहां पर लिख दिया आई, ये पास्ट में तो यहां पर पास्ट की वर्ब लगा दी, वॉज अ रेनी डे, आई वॉज अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब यहां पर आई वॉज अ रेनी डे, यहां पर आई होगा, यहां पर आई होगा, इसको हटाया होगा, वॉज में आईएनजी लगाया होगा, तभी तो बीइंग हुआ होगा। लेकिन यार जब इसके ओरिजिन में जाते हैं तो यार इसके देखना, जब सेंटेंस को पढ़ने पर आई वॉज अ रेनी डे, मैं एक बरसात का दिन था, मैं बरसात का दिन था, आई वॉज अ रेनी डे। सुना होगा मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, इसका मतलब मैं जहां कहीं भी जाऊं वहां पर मोहब्बत ही मोहब्बत बरसेगी, बिकॉज आई वॉज अ रेनी डे। दिस इज नॉट बेटा, क्योंकि यहां पर आई वॉज अ रेनी डे, मैं एक बरसात का दिन था। भाई रेनी डे, हॉलीडे, इन सब के लिए जनरली आप क्या यूज करते हो? हॉट डे, क्या यूज करते हो? इट यूज करते हो, इट इज अ रेनी डे, इट वॉज अ रेनी डे, इट यूज करते हैं ना। तो यहां पर रेनी डे के लिए क्या यूज होगा? इट, क्या यूज होगा? इट। तो ये होना चाहिए इट वॉज अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग हैं। मैं स्कूल नहीं जा सका, ये मैंने अपने लिए यूज किया है, तो यहाँ पर मैंने आई लगा दिया, और यहाँ पर इट वॉज अ रेनी डे, तो रेनी डे के लिए इट लगा दिया। OMG, सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, एंड वेन एवर यू फाइंड डिफरेंट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस यू विल यूज बोथ सब्जेक्ट विद पार्टिसिपल विद ING माय डियर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हैं, और जब सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो आप दोनों सब्जेक्ट का यूज करोगे, पार्टिसिपल का भी यूज करोगे, आप ING का भी यूज करोगे, क्योंकि दो सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाना है। जस्ट चिल, ओके। सो लेट्स सी,
It was a rainy day. I could not go to school. In the sentence, this sentence started with it. This sentence started with I. My dear, बात समझ में अभी तक नहीं आई? ओके, समझो. तो यहां पर जब आपको दोनों सब्जेक्ट अलग अलग मिलेंगे तो आप दोनों ही सब्जेक्ट का यूज करोगे. तो यहां पर it rainy day के लिए यूज हुआ. I could not go to school. अब देखो दोनों को यूज करते हैं. It was में ing लगाया. Being a rainy day, I could not go to school. तो यहां पर क्या आएगा? इट. कौन से पार्ट में गलती थी? फर्स्ट में. ये वाला पार्ट गलत था, हमने इट लगाया, तब जाकर के ये सही हुआ है, क्योंकि ये आपको खुद देखना है. जी हाँ, मैंने केवल आपको फ्रेमिंग बताया है. सेंटेंस आपको खुद इसी तरीके से पहचानना है कि यार सब्जेक्ट्स एक जैसे हैं या अलग अलग हैं. जब रेनी डे आ गया तो नहीं तो सिंपल. तो इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, बिकॉज सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. एक और समझते हैं बच्चों. सेंटेंस आया बीइंग वेरी बिजी, आई डिड नॉट कम. बीइंग वेरी बिजी इज करेक्ट, क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी, आई डिड नॉट कम. दोनों तरफ मैं ही तो हूं. बीइंग वेरी बिजी इज करेक्ट. अलग अलग करके देख लो. आई वॉज वेरी बिजी, आई डिड नॉट कम. अलग अलग करके देख लिया. मैं ही बिजी था, मैं ही नहीं आ पाया. यहां पर सब्जेक्ट आर सेम, इसको हटाया, वॉज में एनजी लगाया, बीइंग हो गया, सिंपल. लेकिन अगर मैं करता हूं थोड़ा डिफरेंट लगेगा ना, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है. मैंने यूज किया बीइंग अ वेरी बिजी डे. पकड़ लिया होगा. आई डिड नॉट कम. बीइंग अ वेरी बिजी डे, जी हां सही पकड़े हैं. बीइंग अ वेरी बिजी डे, डे आ रहा है. डे के लिए क्या यूज करते हो? इट. सब्जेक्ट आर डिफरेंट. OMG. इट वॉज अ वेरी बिजी डे, आई डिड नॉट कम. Subjects are different. Whenever you find different subject, you will use both subject with participle. Just chill. It लगा हुआ है, यहां पर क्या होना चाहिए था? It. नोट कर लो. जब तक आप नोट करो, नहीं करना, सब समझदार हैं. एक्चुअली क्लास में तो टीचर हम लोग पढ़ाते रहते हैं, बोर्ड पर तो सबका ऐसे हाथ चलता है जैसे कि सब लोग यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और कोई एक शब्द छूट ना जाए. और यहां पर तो बस आप ईयरफोन लगा करके और लेटे हुए पढ़ रहे हो. खैर कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया? ओके ना. चलते चलते एक सेंटेंस और करते हैं. सेंटेंस आया बीइंग अ डेस्टिट्यूट, I admitted him to an orphanage. This is first, second, third, fourth. पता लगाओ. पता लगाओ. Being a destitute, I admitted him to an orphanage. Destitute का मतलब अकेला, असहाय. मैंने एडमिट किया उसको एक अनाथालय में. मैं यहां पर सब्जेक्ट हूं, हिम यहां पर ऑब्जेक्ट है. मैंने उसको एडमिट किया है. मैं अकेला थोड़ी हूं, मैं असहाय थोड़ी हूं. वो आदमी असहाय है जिसको मैंने अनाथालय में, ऑर्फनेज में
एडमिट किया है, तो यहां पर अलग अलग किया जाए तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज अ डेस्टिट्यूट, आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। वही तो डेस्टिट्यूट था, वही तो अकेला था। Subjects are different and whenever you find different subject, my dear, you will use both subject with participle. He अलग है, I अलग है, तो ये हो जाएगा he being a destitute, I admitted him to an orphanage. Then गलत ये वाला पार्ट था, यहां पर ही होना चाहिए था। समझ में आ गया? जी हां, यह होता है सेंटेंस फ्रेमिंग। पहले जानो सेंटेंस की नीड क्या है, समझने की कोशिश करो, ट्राई करो, क्यों यूज होते हैं, कैसे बनते हैं। माय डियर, एक चीज याद रखना, लाइफ में द 2 मंत्रास ऑफ सक्सेस टू गेट सक्सेस, द फर्स्ट इज practice, 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 practice and practice. I usually say practice, 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 practice and practice, and whenever you seek out practice, then take a little rest and start again with practice, and again you seek out practice, then take a little rest and start again with practice with Uncle Chips, because practice makes a man perfect. And you know it very well that it is also said that there is no perfect in this world, but practice carries the person towards the perfection. So we are doing and we will work to get the perfection in our life, in our working, in our doing, my dear. Okay, and the second mantra is complete your books and they will complete you. अगर यार नौकरी करना चाहते हो, यार एक अच्छे ऑफिस में बैठना चाहते हो, एक ऑफिसर बनना चाहते हो, तो दिन रात एक कर दो, क्योंकि उसका एंजॉय भी आप ही करोगे, एक स्टैंडर्ड भी आप ही बनाओगे, सब कुछ आप ही रहोगे। अगर आप इतने बड़े बड़े सपने देखते हो तो फिर काम करो, कंप्लीट करो किताबों को, वो आपको अपने आप कंप्लीट कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझना है, मैं आपको हेल्प करूंगा। डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा। माय डियर, आगे भी हम बेसिक्स से बहुत ऊपर तक जाएंगे और हम आगे भी वीडियोस देते रहेंगे। वोकेबुलरी पर हम जो है, वोकेबुलरी पार्ट पर हम जो है डिफरेंट रोजाना 3 से 5 मिनट का वीडियो आप लोगों को देंगे, जिसमें हम 10 से 20 वर्ड्स रोजाना तैयार करेंगे। और आई गारंटीड कि यहां पर जो है जितने भी वर्ड्स मैं आपको दूंगा उसमें से डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, तो आप भी प्लीज मेहनत करिएगा। और हाँ, वीडियो आपको पसंद डेफिनेटली आया है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है परफेक्ट पार्टिसिपल पर डिस्कस करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद में आगे चलेंगे, जैसे जैसे आप लोग डिमांड करोगे। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हो और किस तरीके से चाहते हो। ओके ना? थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।